नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सीरीज लेके आया हूं। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। चैप्टर नंबर 10 है, क्लास 12 हिस्ट्री है। आप सभी के लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट MCQ से। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया? ये जो अंग्रेजों के द्वारा सिराज उद दौला को हराने के बाद, मतलब बंगाल के नवाब को हराने के बाद जो 3 प्रकार के करों को लागू किया गया था, उसमें सबसे पहला जो कर था उसे हम इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं। इसे लागू किया गया था 1793 ईस्वी में, 1793 में इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अंग्रेज के एक जनरल हुआ करते थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने ही इस्तमरारी व्यवस्था को लागू किया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद लगभग 10% से अधिक जमींदारी हस्तांतरित कर दी गई। उस समय जब ये व्यवस्था लागू किया गया, कर और टैक्स और राजस्व वसूलने का जब व्यवस्था लागू किया गया, तो उस समय के जितने भी जमींदार थे उनका 75% जमींदारी जो था, जो 75% जमींदार जो थे वो खत्म हो गए, उनकी जमींदारी ही खत्म हो गई। या एक ऐसा राजस्व वसूलने वाला व्यवस्था था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या था? तो ये कर व्यवस्था था। कर व्यवस्था मतलब टैक्स वसूलने का तरीका था, राजस्व वसूलने का तरीका था। इसी को हम इस्तमरारी बंदोबस्त कहते हैं, जो अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराने के बाद लगाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डैश ब्रिटिश सेना का कमांडर था। कॉर्नवालिस ही एक ऐसा व्यक्ति था जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर भी हुआ करता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस ही था। कॉर्नवालिस के द्वारा ही इस्तमरारी बंदोबस्त व्यवस्था जो था वो बंगाल में लगाया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, रैयत शब्द का प्रयोग अंग्रेजों के विवरणों में डैश के लिए होता था, किसान के लिए होता था। जो उस समय के किसान हुआ करते थे, जमींदार नहीं, जमींदार से जो नीचे वाले किसान हुआ करते थे, उनके लिए अंग्रेजों ने रैयत शब्द का उपयोग किया। मतलब रैयत जो थे उस समय के किसानों को कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, अमला कौन होता था? तो अमला जमींदार का अधिकारी हुआ करता था। जो जमींदार हुआ करते थे उनके बाद जो उनके वंशज या फिर उनका जो अधिकारी हुआ करता था, वो मतलब कहिए कि कोई पोस्ट होता था, पोस्ट के हिसाब से भी इसे हम अमला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन जमींदार को परेशानी में देखकर बहुत खुश होते थे? तो जोतदार और जो मंडल थे। अब देखिए, जो जमींदार थे वो किसानों को बहुत परेशान करते थे, उनसे शोषण किया करते थे, उनका शोषण करके उनसे खेती करवाया करते थे और उनसे तगड़ा कर भी वसूला करते थे। तो जब जमींदार परेशान होता था ना, तो जो जोतदार थे और मंडल थे उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी जमींदारों को परेशान देखकर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, 1798 में वर्धमान जिले में राजस्व भुगतान के बकाया से संबंधित डैश से अधिक बार मामले लंबित थे। देखिए, 30,000 ऐसे केस थे वहां पे भुगतान का बकाया जो था 30,000, उस समय के लिए काफी बड़ा रकम हुआ करता था। और आपको पता है कि वर्धमान के बारे में मैंने एक आपको इंपॉर्टेंट स्टोरी बताया था कि कैसे वहां के जमींदार ने अपने जमीन को बचाने के लिए अपने जमीन को अपने मां के नाम कर दिया था और नीलाम होने से भी बचाया था। तो वहां पे अगर बात अगर किया जाए कि कितने बकाया से संबंधित था, तो आप बताएंगे 30,000। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जमींदार समय पर कर राशि क्यों नहीं चुकाते थे? तो देखिए, जमींदार सही समय पर कर राशि ना चुका पाने के उनके पास बहुत सारे कारण थे। प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी। जो उन्होंने निश्चित किया था एक अमाउंट, जो अंग्रेजों के द्वारा अमाउंट निश्चित किया था कि आपको इतना पैसा देना है, वो बहुत ज्यादा हुआ करता था। कृषि की उपज की कीमतें काफी नीचे थी और जो वो किसान खेती करते थे जिन फसलों को, उन्हें काफी कम पैसों में खरीदा जाता था। इस कारण से भी उनके पास पैसे नहीं जमा हो पाते थे और कर बहुत अधिक था। राजस्व जो था, टैक्स जो था, वो बहुत अधिक था। इस कारण से जमींदार समय पर राशि भुगतान नहीं कर पाते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, जोतदार कौन थे?
धनी किसान थे, जो जमींदार के नीचे बहुत सारे किसान थे, उसमें जो धनी किसान थे उन्हें हम जोतदार के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है गांव में जोतदार की शक्ति जमींदार की ताकत की अपेक्षा डैश प्रभावशाली होती थी, अधिक होती थी, क्योंकि गांव में किसानों की वैल्यू ज्यादा होती थी, क्योंकि जमींदार के अंदर पूरा तालुका आता था, या फिर आप ये कह सकते हैं उसके पास बहुत सारे ऐसे किसान थे या बहुत सारे ऐसी जमीन थी जिसके ऊपर जोतदार हुआ करते थे। लेकिन एक गांव के लिए जोतदार अधिक प्रभावशाली हुआ करता था, अधिक शक्तिशाली हुआ करता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई? तो ये 1813 में पेश की गई। क्या? 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है 5वीं रिपोर्ट किस समिति के द्वारा तैयार किया गया था? तो प्रवर समिति के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 5वीं रिपोर्ट किस समिति के द्वारा तैयार किया गया, तो आप बताएंगे प्रवर समिति के द्वारा इसे तैयार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये एक चिकित्सक था, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ था उस समय के जानकारी के स्रोत फ्रांसिस बुकानन के द्वारा लिखे गए किताबों या फिर कहिए जानकारियों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक था, इतिहासकार नहीं था। अगला प्रश्न हमारा कहता है जोतदार सबसे अधिक शक्तिशाली कहां थे? उत्तरी बंगाल के जो जोतदार थे, जो धनी किसान थे, वो काफी शक्तिशाली हुआ करते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है औपनिवेशिक शासन सबसे पहले डैश में स्थापित किया गया? बंगाल में किया गया, क्योंकि यहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जिसने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में हरा दिया, उसके बाद इसने यहाँ पे आधिपत्य जमा लिया और 3 तरह के टैक्सों को लागू कर दिया। तो सबसे पहले औपनिवेशिक का मतलब होता है गुलामी। गुलाम कौन बना? तो बंगाल बना। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी लोगों की विशेषता नहीं है? अस्थाई कृषि करना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी लोगों की विशेषताएं नहीं है? पहाड़ी के बारे में भी मैंने आपको चैप्टर में बताया है कि ये पहाड़ी लोग कौन थे। तो पहाड़ी लोग का जो अभी वर्तमान समय पूछा जाए तो ये पश्चिम बंगाल में है। और पहाड़ी लोग ना अस्थाई कृषि नहीं करते थे, क्योंकि ये जंगलों में रहते थे, तो ये स्थानांतरित कृषि करते थे, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। अगला प्रश्न हमारा कहता है पहाड़ियां लोग किस प्रकार की खेती किया करते थे? तो झूम खेती, इसी को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह, दूसरे जगह से तीसरे जगह। और झूम खेती 1 नंबर में आपके एग्जाम में पूछा जाता है। याद रखिएगा कि पहाड़ियां लोग जो थे, जो पहाड़ी के लोग थे, जो पश्चिम बंगाल में रहते थे, वो लोग कौन सी खेती करते थे? तो झूम खेती करते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1780 के दशक में किसने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की थी? ऑगस्टस क्लीवलैंड ने किया था। क्या किया था? 1780 के दशक में शांति स्थापना का प्रस्तावना जारी किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संथाल लोगों की विशेषता नहीं है? तो झूम खेती करना, क्योंकि संथाल लोग जो है वो झूम खेती नहीं करते थे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो पहाड़ी लोग थे वो कुदाल से खेती करते थे और संथाल लोग जो थे वो हल से खेती करते थे, और वो निचले स्तर पे थे तो उनका जो जमीन था वो समतल था, इसलिए वो झूम खेती नहीं किया करते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है संथाल डैश के दशक के आसपास बंगाल में आने लगे थे? 1780 के समय में 17वीं और 18वीं सदी माना गया है कि 17वीं 18वीं सदी में संथाल लोग, पहाड़ी लोग जो जहां रहते थे उसके निचले स्तर पर आके बस गए, जिस कारण से पहाड़ी लोग थोड़ा और पीछे खिसक गए। लेकिन कहा जाता है कि लंबे समय तक पहाड़ी लोग और संथाल लोगों के बीच में संघर्ष का जीवन व्यतीत हुआ है, मतलब वो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है डैश तक जमीन के एक बड़े इलाके को दमिन एक कुओं के रूप में सीमांकित कर दिया गया था। तो 1832 तक जमीन के एक बड़े इलाके को, जो जमीन का बड़ा टुकड़ा हुआ करता था, उसे दामिन एक कुओं के रूप में सीमांकित कर दिया गया था, मतलब इंगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है संथाल लोगों के गांव की संख्या जो 1838 में केवल 40 थी, यह संख्या बढ़कर 1851 में कहां तक पहुंच गई थी? तो देखिए 1473 हो गया था। 1851 में 1473 हो गया था, जो शुरुआत में केवल 40 हुआ करती थी। 40 से सीधा इतना लंबा छलांग इन्होंने मार दिया। अगला प्रश्न हमारा कहता है
डैश एक ऐसा व्यक्ति होता था जो पैसे उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था। तो साहूकार जो था ना, वो छोटे छोटे किसानों को पैसा उधार भी दिया करता था और इनसे बड़ा सूद मतलब मुनाफा भी वसूलता था और व्यापार भी करता था, बिजनेस भी करता था। कौन? तो साहूकार। अगला प्रश्न हमारा कहता है डेविड रिकार्डो को एक जाने माने डैश थे, अर्थशास्त्री थे, मतलब इकोनॉमिकल सिस्टम को सही करने वाले व्यक्ति थे। कौन? डेविड रिकार्डो एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न हमारा कहता है जो राजस्व प्रणाली मुंबई दक्कन में लागू की गई उसे क्या कहा जाता था? रैयतबारी कहा जाता था, क्योंकि जो मुंबई में लागू किया गया था उसे रैयतबारी कर व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि कर व्यवस्था जो वो 3 प्रकार का था, तो उसमें का एक जो व्यवस्था है वो रैयतबारी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्व प्रणाली जो मुंबई और दक्कन में लागू किया गया उसे हम रैयतबारी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त डैश के दशक में किया गया था। 1820 में मुंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का लगभग 3/4 भाग डैश से आता था। ये अमेरिका से आता था। यहां पे 3/4 भाग अगर कपास के आयात की बात कर ली जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका से आता था। अगला प्रश्न हमारा कहता है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ कब बनाया गया? 1857 ईस्वी में बनाया गया। 1857 में ब्रिटिश में कपास आपूर्ति संघ का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है मैनचेस्टर कॉटन कंपनी कब बनाई गई? 1859 ईस्वी में। 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण किया गया था। कब? 1859 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कहता है अमेरिकी गृह युद्ध कब छिड़ गया था? 1861 ईस्वी में अमेरिकी गृह युद्ध छिड़ गया, मतलब अमेरिका के अंदर खुद ही घरों में उसके युद्ध छिड़ गया था। कब? 1861 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की? 1875 ईस्वी में दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कर दिया था। इस तरह से आपने देखा कि इस चैप्टर में आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे वो समाप्त हो चुके हैं। यदि आपको किसी भी एमसीक्यू में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे यदि आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर आपके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।